हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक में देखने को मिल रही है एक बड़ी गिरावट। और आज यानी कि 29 जनवरी 2019 को ये डाउन है लगभग 6% के आसपास। और इसी तरह से 1 जनवरी 2019 से लेके अब तक ये गिर चुका है 18.5% के आसपास। और इस तरह से गिर के इसने बनाया है 52 वीक्स का नया लो। तो क्या करना चाहिए आपको स्टॉक में, क्या आपको करना चाहिए बाई, सेल या होल्ड। तो इसके लिए इस वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके मेन रीजन को, क्यों गिरा इसका प्राइस, और फिर करेंगे इसके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के रिटर्न की एनालिसिस, और फिर देखेंगे डिटेल में इसके टेक्निकल चार्ट्स को, और उसके थ्रू जानेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल को, और उसी के बेसिस पे ये डिसीजन लेंगे कि स्टॉक में आपको करना चाहिए बाई, सेल या फिर होल्ड। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेटअप आयशर मोटर्स लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। तो आती है इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स में, और इसका जो सेक्टर है वो भी ऑटोमोबाइल है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी है 51,765 करोड़, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 29 जनवरी 2019 को जो बंद हुई है वो हुई है 18,877 रुपए के आसपास। तो आप देख लेते हैं क्या है मेन रीजन इसके प्राइस के गिरने का। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये कि दिसंबर के महीने में 13% का डिक्रीज हुआ था इसके रॉयल एनफील्ड के सेल्स में, और इसके साथ ही लोगों को आशंका है कि आने वाले दिनों में भी ये जो कमजोरी है इसके सेल्स में वो बनी रहेगी। तो अब देख लेते हैं क्या है रीजन इसके सेल्स के नंबर के डिक्रीज होने का, क्या वजह है कि इसका जो सेल्स है वो गिर रहा है रॉयल एनफील्ड का। तो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया प्राइस में, और जिसकी वजह है इंश्योरेंस, डिस्क ब्रेक और एबीएस जैसी चीजों का इंक्लूड होना। इंश्योरेंस अब मैंडेटरी हो गया, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, आपको 5 साल का इंश्योरेंस कराना है, जिसकी वजह से इसके प्राइस काफी बढ़ गए। और उसके साथ ही अभी जो इसके वेरिएंट आ रहे हैं उसमें रियर डिस्क ब्रेक और एबीएस भी आ रहा है। ये भी गवर्नमेंट का रूल है कि 1 अप्रैल 2019 से जो भी व्हीकल बनेंगे वो एबीएस के साथ होंगे अगर वो 125 सीसी से ऊपर है। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा है। रॉयल एनफील्ड का प्राइस ऑलरेडी एक हायर साइड में था, और इन चीजों की वजह से और भी हाई हो गया। तो ये एक मेन रीजन है इसके सेल्स के नंबर के गिरने का। और साथ ही जो दूसरा बड़ा रीजन है वो ये है कि अभी जावा मोटर्स भी एक कॉम्पिटिटर के रूप में उभर के आ रहा है रॉयल एनफील्ड के लिए, और ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दिख रहा है लोगों को। तो बाजार को लगता है कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड को, जो अब तक एक मोनोपोली मेंटेन कर रहा था इस सेक्टर में, अब थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन उसको देखने को मिल जाएगा जावा मोटर्स। और उस कंपटीशन की वजह से अगेन जो असर होगा वो होगा इसके सेल्स के नंबर पे। तो इन सारी वजहों से इसके सेल्स के गिरने की आशंका है। प्लस कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपना जो टारगेट प्राइस है रॉयल एनफील्ड का उसको घटा के कर दिया है 24,760 के आसपास। तो सेल्स में कमी और इसके टारगेट प्राइस का लो हो जाने, ये दो मेन वजह है जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो लगातार गिर रहा है। और अब मैंने लगा दिया आयशर मोटर्स लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने। तो आप देख सकते हैं 10 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो है 8648.62%, यानी कि इसने आपके पैसों को 87 गुने से भी ज्यादा कर दिया 10 साल में। वहीं पे जो सेंसेक्स का रिटर्न है वो है 285.36%। तो इसका जो 10 साल का रिटर्न रहा है वो काफी अच्छा रहा है, मैं कहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, 14.12% ये अप है, वहीं पे सेंसेक्स 43.11% अप। और इसका 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है, ये 31.24%, वहीं पे सेंसेक्स डाउन 1.9%। और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है लगभग 18.5% के आसपास, वहीं पे सेंसेक्स डाउन है 1.32%। और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं यहाँ भी ये डाउन है 18.29%, वहीं पे सेंसेक्स 1.34% डाउन। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न आप देख सकते हैं डाउन है ये 5.65%, वहीं पे सेंसेक्स 2.34% डाउन। और ये इसका आज का रिटर्न यानी कि 29 जनवरी 2019 का आप देख सकते हैं डाउन है 5.31%, वहीं पे सेंसेक्स 0.18% डाउन। तो ओवरऑल मैं कहूंगा इसका जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न वो काफी अच्छा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसमें देखने को मिल रही है गिरावट, और उसकी वजह से इसका 3 ईयर और 1 ईयर का जो रिटर्न है वो भी डाउन दिख रहा है। तो इसको और डिटेल में देख लेंगे इसके टेक्निकल चार्ट्स के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया आयशर मोटर लिमिटेड का 29 जनवरी का चार्ट आपके सामने 5 मिनट के इंटरवल पे। तो आप देख सकते हैं इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 28 जनवरी को वो हुई थी 19,987 रुपए 40 पैसे पे, और आज जो इसकी ओपनिंग हुई है वो हुई है 19,997 रुपए पे। तो एक स्लाइड गैप अप है, लेकिन आप देख सकते हैं खुलते के साथ ही इसमें देखने को मिली गिरावट, और फिर जो गिरावट का दौर है वो चलता रहा, और यहाँ 11:30 बजे के आसपास एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और फिर ये साइडवेज चल के 12:30 के आसपास फिर से इसमें देखने को मिली एक बड़ी गिरावट।
और इस तरह गिरते हुए जो अपना उसने लो बनाया वो बनाया 18,800 रुपए के आसपास। तो आप देख सकते हैं 2 बजे के आसपास बना था 18,802, उसके बाद फिर यहाँ पे 3:10 पे बना था 18,800 और उसके बाद फिर से 3:15 के आसपास भी बना था 18,801। तो एक सपोर्ट मैं कहूंगा 18,800 के आसपास देखने को मिला आज के दिन यहाँ पे, और इसका जो ओपनिंग है वही इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में रहा है और एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है इसमें। तो इसके प्राइस मूवमेंट को और थोड़ा डिटेल में देख लेने के लिए मैंने इसका लगा दिया चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि जनवरी में और फेब में ये थोड़ा साइडवेज चल के फिर यहाँ पे अप्रैल के महीने में इसमें आई थी एक जबरदस्त तेजी, और इसने अपना जो हाई बनाया था वो बनाया 27 अप्रैल को, जो था 32,236 रुपए 70 पैसे का। और उसके बाद फिर आई थी इसमें थोड़ी गिरावट और फिर ये साइडवेज चल के इसने फिर से एक बार कोशिश की थी यहाँ पे 31 मई को उस प्राइस पॉइंट में पहुंचने की, बट वो पहुंच नहीं पाया। और आप देख सकते हैं उसके बाद फिर इसमें गिरावट का जो दौर है वो बना रहा, और सबसे बड़ी गिरावट आनी स्टार्ट हुई इसमें सितंबर में, जब पूरा मार्केट ही क्रैश कर रहा था। आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई था वो था लगभग 30,000 के आसपास, और वहां से ये कुछ ही दिनों में पहुंच गया 4 अक्टूबर को इसने एक जो लो बनाया वो बनाया 2,000 के आसपास। तो एक इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ 2,000 के आसपास था, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में ये जो 2,000 का सपोर्ट है वो टूट चुका है। इनफैक्ट इसका जो नया सपोर्ट बन के सामने आ रहा था जो बना था 7 जनवरी को, वो था 19,755 के आसपास। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके आज की कैंडल को तो इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। अगर इसके अभी के सपोर्ट की बात की जाए तो नियर टर्म में मुझे इसका कोई भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर हम पीछे जाते हैं तो काफी पीछे जाने में, यानी कि 2016 के जून जुलाई में अगर हम जाते हैं तो कुछ एक सपोर्ट मिल रहा है जो है इसका यहाँ पे जिस प्राइस पॉइंट पे ये अभी है 18,800 के आसपास, बट मुझे नहीं लगता ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसलिए मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसमें और गिरावट देखने को मिल जाएगी। अगर इसके रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि है 20,800 के आसपास का जो मार्क है। अगर उसको ये क्रॉस कर लेता है तो फिर जो मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 24,000 के आसपास, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 25,000 से ऊपर के मार्क पे दिख रहा है जो कि है 25,335 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि ये 25,335 का मार्क अभी क्रॉस कर पाएगा। जिस तरह के निगेटिव इसके ट्रेंड्स बने हुए उस पर ये जाहिर नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इसके Q3 के रिजल्ट से, और जैसा कि सेल्स में कमी दिख रही है और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, तो मुझे लगता है इसके क्वार्टरली रिजल्ट में भी थोड़ी बहुत कमी इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगी। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है ये अपना जो 24,700 का जो मार्क है ये वहां तक भी पहुंच पाए तो बड़ी बात होगी अभी फिलहाल। तो उसको ट्रेंड को थोड़ा और कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ से 26 दिसंबर से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है, और उसके बाद तो 1 जनवरी से आप देख सकते हैं यहीं पे अनाउंस हुआ था इसका दिसंबर का सेल्स 2 जनवरी को, और उसके बाद इसमें आई थी बड़ी गिरावट। आप देख सकते हैं उसके बाद ये लगातार गिरता गया है और फिर ये थोड़ा सा साइडवेज चल के फिर से आज देखने को मिली इसमें बड़ी गिरावट। तो मुझे लगता है इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो चलता रहेगा। थोड़ा बहुत आपको कभी कभी स्लाइट रिलीफ रैली या गैप फिलिंग देखने को मिल जाएगी, बट मुझे नहीं लगता अभी ये नियर टर्म में अप ट्रेंड में आने वाला है। तो उसको अप ट्रेंड में आने के लिए मुझे लगता है इसको क्रॉस करना पड़ेगा अपना ये वाला मार्क जो कि है 2100 के आसपास का, तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा इसके अप ट्रेंड का। और फुली अप ट्रेंड में आने के लिए तो उसको काफी ऊपर जाना पड़ेगा, अपना 22,000 का जो मार्क है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो आपको अगर इसमें एंट्री बनानी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, अभी ये कोई सही टाइम नहीं है स्टॉक में एंट्री बनाने का। आपको अभी वेट करना चाहिए, इसके ट्रेंड को देखना चाहिए। कभी भी गिरते हुए स्टॉक को ना लें जब तक कि उसका ट्रेंड रिवर्सल ना हो जाए, उसको कंफर्म अप ना कर लें, तब तक उसमें एंट्री ना बनाएं। और अगर आप इस स्टॉक में बने हुए हैं तो मैं कहूंगा कि आप इसको अभी होल्ड कर सकते हैं। इसके Q3 का रिजल्ट आने दें, कुछ और चीजें इसके बारे में पता चलेंगी, उसके बाद ही उस न्यूज के अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी ये बहुत ही अर्ली टाइम होगा बाय या सेल करने का। तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी स्टॉक में अभी के अभी होल्ड करके रखने की, अगर आप ऑलरेडी इसमें निवेश कर चुके हैं। अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको अपने उस प्लान को होल्ड पे रखना चाहिए, और इसके ट्रेंड के रिवर्सल को कंफर्म होने पे इस स्टॉक में आपको बनानी चाहिए एंट्री। तो ये मेरा वर्डिक्ट आयशर मोटर लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा। यहीं पे वाइंड अप पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।